में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए एनसीईआरटी का जो है ये पूरे विज्ञान के लिए है और क्लास 7 का जो है जितना भी क्वेश्चन चैप्टर से संबंधित है सारा क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। अभी जो है हम क्लास 7 का जो है डिस्कशन करेंगे। 6 का हम डिस्कशन कर लिए हैं, अभी तक जाके नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको सारा क्लास का मिलने वाला है। और ये जो है बुक जो है SK झा सर द्वारा बनाया गया है। तो चलिए आज हम 7वां क्लास का जो है साइंस का एनसीईआरटी का डिस्कशन करते हैं। ये देख सकते हैं आप जो क्लास 7 का जो है एनसीईआरटी का, इसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं पहला चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण से संबंधित जो है इसमें 8 क्वेश्चन दिया गया है इस चैप्टर में। तो हम 8 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं वे कहलाते हैं। तो यह क्या कहलाएंगे कि इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी कहलाएंगे। ठीक है, इसका आंसर 2 हो जाएगा, स्वपोषी कहलाते हैं। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किसकी अनुपस्थिति में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो ये किसकी अनुपस्थिति में, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण कभी भी नहीं हो सकेगा। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो सही कथन कौन सा है हम देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला कह रहा है सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ये क्या होगा, सही हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, देखिए इस जो क्या होगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर 1 और 4 सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ आंसर दिया हुआ है, 1 और 4 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, पीचर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि यह क्या करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या करते हैं, यह एक विषमपोषी है, तो गलत है। इसके बाद है नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ाता है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं 4 नंबर में और क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है क्लोरोफिल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें इंसानों की तरह पाचन होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। 2 में कह रहा है पीचर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ाता है। इसके बाद हम 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां में कह रहा है ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में पोषण के तरीके के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है। तो वो हो जाएगा मृतोजीवी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, मृतोपजीवी हो जाएगा। इसके बाद है छठा क्वेश्चन, देखिए जब हम एक आवर्धक लेंस के माध्यम से पत्ती की निचली सतह का निरीक्षण करते हैं तो हमें कई छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द इस तरह के उद्घाटन के लिए दिया गया है। ये कौन सा शब्द हो जाएगा, रंध्र कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं, एस्टोमेटा, या हम उसे रंध्र कहेंगे। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, देखिए 7वां का है 2 जीव अच्छे मित्र हैं और एक साथ रहते हैं। एक आश्रय, पानी और पोषक तत्व प्रदान करता है जबकि दूसरा भोजन तैयार करता है और प्रदान करता है। जीवों के इस तरह के एक संघ को कहा जाता है। तो जीवों के इस तरह के संघ को हम क्या कहेंगे, तो ये देख सकते हैं, इसको हम कहेंगे सहजीवी कहेंगे। इसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कच्चा माल प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में उपलब्ध होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। 8 क्वेश्चन इस चैप्टर में हो गया। अब चलिए हम चलते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में जो देख सकते हैं आप, दूसरा चैप्टर लिखा हुआ है प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण से संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा चैप्टर में। दूसरा चैप्टर का, इस चैप्टर में है जो टोटल 12 क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है नीचे फर्स्ट और फोर्थ तक कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं पहला से चौथा तक खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। इसमें से जो है, इसमें से कह रहा है, देख लेते हैं, इसमें जो कह रहा है आयोडीन के सभी परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन नीला काला रंग देगा। ये कह रहा है नीला काला रंग कौन देगा। तो देख लेते हैं, इसमें देखिए पहला है उबला और मिसा हुआ आलू, यानी उबला और मिसा हुआ आलू क्या परीक्षण देगा, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है ग्लूकोज घोल, तो ये नहीं देगा। तीसरा कह रहा है ब्रेड का एक टुकड़ा, तो ये भी परीक्षण देगा। और चौथा कह रहा है सरसों का तेल, तो ये भी नहीं देगा। यानी 1 और 3 जो है परीक्षण दे सकता है। आयोडीन के परीक्षण में नीला काला रंग दे सकता है और 2 और 4 जो है नहीं देगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1 और 3। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में कौन सा दांत का जोड़ संरचना भिन्न है लेकिन कार्य में समान है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चवर्णक और अग्र चवर्णक हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, नीचे दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन से सेट उन अंशों का सही संयोजन है जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें देखिए इसमें जो होगा आंसर 1 हो जाएगा ग्रसनली, ग्रासनली, बड़ी आंत और जलाशय जो हो जाएगा ये कोई पाचन नहीं करते हैं। इसके बाद है देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है क्योंकि क्या होता है इसमें। तो इसमें हो जाएगा, देख लेते हैं, इसमें कह रहा है मांसल जीव द्वारा प्रदान किया गया बल, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है
दूसरा कड़ा है भोजन के साथ लिया गया पानी का प्रवाह, इससे भी नहीं होगा। तीसरा कड़ा है गुरुत्वीय खिंचाव, तो ये भी नहीं होगा। चौथा कड़ा है भोजन नली की दीवारों में पेशिया का संकुचन, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन देखिए, कड़ा है पेट में मौजूद एसिड क्या होता है, तो ये हो जाएगा हानिकारक जीवाणुओं को मारता है जो भोजन के साथ प्रवेश कर सकते हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है छठा क्वेश्चन देखिए, छठा में कह रहा है अमीबा की उंगलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है, तो ये किस में मदद करेगी, तो ये हो जाएगा पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है छोटी आंत के विल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े, ठीक है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है नीचे देखिए उन कथनों की पहचान करें जो बिल्ली के पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में सक्षम बनाते हैं, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सक्षम बनाते हैं। तो इसमें जो देखिए इसमें जो स्टेटमेंट दिया है इसको हमको खोजना है, तो देखिए पहला हो जाएगा इनकी दीवारें बहुत पतली होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा छोटी आंत के बिल्ली के संदर्भ में। दूसरा खड़ा इसके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाएं का एक नेटवर्क होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा खड़ा इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर भोजन आसानी से निकल सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा खड़ा इसमें उंगली की तरफ प्रोजेक्शन होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1, 2 और 4 सही है। तो देख लेते हैं 1, 2, 4 जिसमें होगा, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर, यानी 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन देखिए, अमीबा के बनावटी यानी कृत्रिम पैरों का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाएगा, तो भोजन और संचालन पर अधिग्रहण के लिए किया जाता है। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन देखिए, लार में मौजूद एंजाइम परिवर्तित करते हैं, तो किसको परिवर्तित करते हैं, सरल शर्करा को स्टार्च में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को जुगाली का नाम दिया जाता है, जो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा निगलना और आंशिक रूप से पचा, ठीक है, निगलना और आंशिक रूप से पचा हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेगा, निगलता है भोजन, इसके बाद आंशिक पाचन करता है, इसके बाद जुगाली करना, इसके बाद पूर्ण पाचन करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एक 12वां क्वेश्चन, देखिए इस चैप्टर में 12 क्वेश्चन पूछा हुआ, तो 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ भोजन में रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं, क्यों है रुक्षांश के अच्छे स्रोत, तो देख लेते हैं। इसमें देखिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी मनुष्य में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं 12 क्वेश्चन है। अब चलिए हम तीसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। तीसरा चैप्टर है रेशो से वस्त्र तक, यानी रेशो से वस्त्र बनने तक जो है प्रोसेस होता है, उसमें हम देख लेते हैं। ये हो गया आपको तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर में जो है तीसरा में टोटल जो है 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर कहलाता है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है, तो देख सकते हैं सहतूत रेशम का प्रकार होता है, टसर भी रेशम का प्रकार होता है, मूंगा भी रेशम का प्रकार होता है, मोथा रेशम जो है रेशम का प्रकार नहीं होता है, तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद है चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पहली जानवर को मारे बिना पशु से प्राप्त रेशे से बना उपहार खरीदना चाहते हैं, निम्नलिखित में से उसे खरीदने के लिए सही उपहार कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं सही उपहार कौन सा हो जाएगा, 19 साल, यानी 19 साल जो हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है देखिए दूसरा कह रहा है रेशमी दुपट्टा नहीं होगा, पशु फर टोपी नहीं होगा, चमड़े का जैकेट नहीं होगा, यानी 1 ही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देखिए, रेशम का रेशा प्राप्त होता है, तो रेशम का रेशा किससे प्राप्त हो जाएगा, तो कोकून से हो जाता है। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किससे ऊन का रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये किससे हो जाएगा, मोथ से जो होगा ऊन का रेशा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बकरी से कर सकते हैं, लामा से कर सकते हैं, और अल्पाका से हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा कह रहा है चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, भेड़ कर्तन शेड में होने वाली सामान्य प्रक्रिया कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऊन निकालना, यानी भेड़ कर्तन में सामान्य होने वाली प्रक्रिया ऊन निकालना होता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां में कह रहा है रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा रेशम कीट पालन से संबंधित हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपको सारा एनसीईआरटी का यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रेशम की रीलिंग है, रेशम की रीलिंग क्या होता है, तो ये हो जाएगा कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया को हम रेशम की रीलिंग कहेंगे। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां कह रहा है रेशम कीट रेशे का स्राव करता है, वह बना होता है, तो वह किस चीज़ का बना होता है, तो इसमें देख लेते हैं वो किस चीज़ का बना है, तो देखिए ये जो बना होता है प्रोटीन का बना होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। अब चलिए हम चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसको हम कहेंगे उष्मा चैप्टर है, और इसमें उष्मा को हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। हीट से संबंधित इसमें सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस चैप्टर में जो आपको जो है टोटल जो क्वेश्चन 6 मिल जाएगा, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्दियों की सुबह संगमरमर की टाइल लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस होगी, क्योंकि मार्बल टाइल क्या हो जाएगा,
तो मार्बल टाइल जो होगा लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, आप देख सकते हैं, कह रहा है एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया, इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली, क्योंकि क्यों ऐसा होता है? तो होता है अखबार की परतों के बीच फंसी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कहा पहेली और बुझो ने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट और बुझो का तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? तो हम सत्य देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो इसमें देखिए पहला कह रहा है, इसमें पहला है पहेली के शरीर का तापमान बुझो से अधिक है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 98.6 और 37 डिग्री सेम ही होता है, एक ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पहेली के शरीर का तापमान बुझो से कम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा हम देख लेते हैं, दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है, तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो चौथा क्वेश्चन में देखिए कह रहा है बुझो के पास 3 थर्मामीटर है, ठीक है, वह अपने शरीर का तापमान और उबलते पानी का तापमान मापना चाहता है, उसे कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए? यानी शरीर का तापमान और उबलते पानी का तापमान मापने के लिए किस थर्मामीटर का हम प्रयोग करेंगे? तो देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें 3 थर्मामीटर यहाँ दिया हुआ है। इसमें कह रहा है, पहला कह रहा है थर्मामीटर 1 या थर्मामीटर 3 शरीर के तापमान को मापने के लिए, और 2 उबलते पानी के तापमान को मापने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इसमें थर्मामीटर 1 दोनों का तापमान मापने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। थर्मामीटर 2 दोनों का तापमान मापने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। थर्मामीटर 3 तीनों का तापमान में, ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा थर्मामीटर 1, और देखिए थर्मामीटर आप 1 देख सकते हैं, और थर्मामीटर 3 जो है शरीर के तापमान मापने के लिए, और थर्मामीटर 2 का प्रयोग जो है हम किसे? उबलते पानी मापने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन देखिए। पाँचवा क्वेश्चन में कह रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर के साथ बीकर में बर्फ के तापमान को मापने के लिए 4 व्यवस्थाएं ABCD में दिखाई गई हैं, उनमें से कौन सा तापमान के सटीक मापने के लिए सही व्यवस्था दर्शाता है? तो हम देख लेते हैं इसमें। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर हो जाएगा, यानी 1 तापमान जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो हो जाएगा मापने के लिए अच्छा होगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक डॉक्टर का थर्मामीटर पढ़ रहा है, कौन सा चित्र तापमान पढ़ने की सही विधि को इंगित करता है? तो हम देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1, यानी ए जो है इस तरह से हम थर्मामीटर को पढ़ लेंगे सही से, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद अब चलिए हम 5वां चैप्टर की ओर चलते हैं। 5वां चैप्टर में हो जाएगा अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है आपको टोटल क्वेश्चन जो मिल जाएंगे 11 क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें जो है हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन कर रहा है अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है, तो कौन सा हो जाएगा? यानी पानी में एसिड डाले, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, उदासीकरण अभिक्रिया के उत्पाद सदैव होते हैं, तो वो किस प्रकार से होते हैं? तो लवण और पानी का होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर कौन से रंग दिखाई देंगे? तो ये हो जाएगा अम्ल में पीला और क्षार में लाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल में पीला और क्षार में लाल हो जाएगा क्या? हल्दी का पेस्ट। इसके बाद हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेत है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन होते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, रंगहीन और गुलाबी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन देखिए, जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो उसमें पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाना चाहिए? तो उसमें हम क्या मिला देंगे? कार्बनिक पदार्थ मिला देंगे, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है छठा देखिए, एक प्राकृतिक रंजक लिटमस निम्नलिखित में से किसका अर्क है? तो ये किसका अर्क हो जाएगा? काय का अर्क हो जाएगा। लिटमस किससे बनाया जाता है? तो काय से। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, उदासीकरण अभिक्रिया है, तो उदासीकरण अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, वो कौन सा हो जाएगा? उदासीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, एक घोल हल्दी सूचक का रंग पीले से लाल में बदल देता है, तो वो घोल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्षारीय घोल हो जाएगा, यानी बेसिक हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के सेट में एसिड होता है? तो देख लेते हैं। तो देखिए दही और सिरका में जो है एसिड होता है, दही को हम कर्ड बोलते हैं और सिरका को विनेगर बोलते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, रंगहीन विलयन में फेनोल्फथेलिन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, इस विलयन की प्रकृति क्या है? तो इस विलयन का प्रकृति हम देख लेते हैं। देखिए इस विलयन का जो प्राकृतिक हो जाएगा ये हो जाएगा या तो अम्लीय या उदासीन हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षार सूचक है? तो अम्ल क्षार सूचक हो जाएगा हल्दी जो है अम्ल है। देखिए छठा चैप्टर देख सकते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो है छठा चैप्टर, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें जो है आपको टोटल क्वेश्चन जो मिल जाएंगे वो जो है 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। तो चलिए इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो देखिए मोम का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन होता है।
पहला कह रहा है लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। और मोमबत्ती का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन मोम का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन है तो सब्जियों का पकना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक परिवर्तन शामिल हो सकता है तो किसमें हो जाएगा? केवल रंग में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। केवल तापमान में परिवर्तन, ये भी सही है। केवल गैस का उत्सर्जन, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है एक रासायनिक परिवर्तन शामिल हो सकता है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देखिए, दूध के दही में बदलने पर निम्न में कौन सा सही है? तो दूध से दही में बदलने पर कौन सा सही हो जाएगा? कह रहा है नीचे के सही विकल्प को चुनिए। तो चौथा में देख लेते हैं कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो चौथा में देख लीजिए, इसमें जो हो जाएगा कह रहा है इसकी अवस्था तरल से अर्ध ठोस में बदल जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह रंग बदलता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है यह स्वाद बदलता है, बिल्कुल सही। और चौथा कह रहा है परिवर्तन को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, तो ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। इसका आंसर 1, 3, 4 किस में है? तो सी में है, तो इसका आंसर सी जो हो जाएगा, यानी 4 का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी ने अपने मुख्य द्वार को लोहे से पेंट करवा दिया, जो इसे जंग लगने से बचाएगा, इसे धूप से बचाएगा, इसे खूबसूरत से बचाएगा, इसे धूल से रहित बनाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसे क्या करेंगे? रंग लगने से बचाएगा, यानी जंग लगने से इसको बचाएगा। और इसमें हो जाएगा इसे खूबसूरत बनाएगा, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। इसे धूप से नहीं बचा सकता है और इसे धूल से नहीं बचा सकता है। इसके बाद है छठा क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ जिसके लिए प्रसिद्ध है, इनमें से कौन सा तटस्थ इसके लंबे समय तक बनावट में स्थिरता के लिए जिम्मेदार है? तो देख लेते हैं इसमें देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी हो जाएगा, यानी इतने लंबे समय के बाद इसमें जंग नहीं लगा है। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन देखिए, गल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस में जंग लगने से रोकने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा लोहा में जंग लगने से किया जाता है। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन देखिए, पहले की माँ ने गर्म पानी में चीनी घोलकर गाढ़ी चाशनी बनाई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है, तो ये कौन सा इंगित करता है? तो देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें देख लेते हैं, इसमें जो हो जाएगा 8 का आंसर 1 हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन में कहा है रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? हमको यहाँ क्या खोजना है? गलत खोजना है, तो गलत हम खोज लेते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया पहला कह रहा है उष्मा बाहर जा सकते हैं लेकिन कभी अवशोषित नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है रंग परिवर्तन हो सकता है, ये भी सही है रासायनिक परिवर्तन में। और चौथा कह रहा है गैस उत्सर्जन हो सकता है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन में प्रक्रिया में हो सकता है। इसका आंसर ए ही हो जाएगा, हमको गलत खोजना था और गलत ए हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन में कह रहा है 1 ग्राम कॉपर सल्फेट पाउडर में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें जो है मिलाई गई है, फिर इसे घोलने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी डाल दिया गया है। चरण पहला, ठंडा होने पर सुंदर नीले रंग का क्रिस्टल अलग हो गया। चरण दूसरा, चरण पहला और चरण दूसरा है, तो पहला और चरण दूसरा क्या हो जाएगा? तो देखिए दोनों रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ सेलेक्ट करना है, तो हम देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं कौन सा सही है। पहला कह रहा है सभी भौतिक परिवर्तन अनुकरणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्करणीय होता है, तो ये इसमें से क्या खोजना था? आपको सही खोजना था, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पढ़ा है ध्वनि का उत्पन्न होना एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो 2 नंबर बिल्कुल सही है। 3 नंबर देख लेते हैं, ये कुछ का सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 ही केवल सही है। इसके बाद देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन विशेषता नहीं है? तो हम देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए रंग में परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन विशेषता नहीं है, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ध्वनि का उत्पादन हो जाएगा और गंध में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा? आपको रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां चैप्टर हो गया। 7वां चैप्टर में क्या है? मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जो है टोटल आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए ये जो है इसमें जो है टोटल 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अधिकतम दिन का तापमान और न्यूनतम रात का तापमान, ये हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखिए, दी गई परिभाषा में से जो सबसे उपयुक्त है जलवायु की परिभाषा, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कई वर्षों का औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संक्षेपण में मरुस्थलीय जलवायु का वर्णन करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? गर्म और सूखा हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चौथा
चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पहेली एक वन्य जीव अभ्यारण्य में गए जहां उसने पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटी की घनी वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेढक आदि देखे। सबसे ज़्यादा इस अभ्यारण्य का संभावित स्थल है, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन देखिए, पाँचवा में कह रहा है, आप देख सकते हैं पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है जानवरों के कुछ अनुकूलित विशेषताएं नीचे दी गई हैं, तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। पहला कह रहा है इसमें त्वचा के नीचे चर्बी का परत होना, तो ये सही। इसमें कह रहा है इनमें कौन सी ध्रुवीय भालू की अनुकूली विशेषता है, तो ध्रुवीय भालू की अनुकूलित विशेषता में ये पहला सही है, त्वचा के नीचे चर्बी का परत। इसके बाद है दूसरा कह रहा है इसमें, दूसरा कह रहा है लंबे, घुमावदार और नुकीले पंजे, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है इसमें से फिसलन भरा शरीर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है मोटा सफ़ेद फर, तो ये भी सही। इसका आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। किसके लिए? तो ध्रुवीय भालू की अनुकूली विशेषता के लिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखें, पेंगुइन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो हमको गलत खोजना है। पहला है इसमें वे आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है वे तैर नहीं सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, वे तैर सकता है। तीसरा कह रहा है उनके पैरों में जाली होती है, तो बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है इनका शरीर सुव्यवस्थित होता है, तो ये भी सही है। इसका गलत खोजना था, तो गलत जो है बी हो जाएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के निम्नलिखित पर्यावरणीय स्थितियों को पढ़े, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है इसके बाद देखिए, उपरोक्त सूची से उन स्थितियों की पहचान करें जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बड़ी संख्या में पौधे और जानवरों की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। देखिए आप पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है गर्म और आर्द्र जलवायु, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है दिन और रात की असमानता, ये गलत है। तीसरा कह रहा है भरपूर बारिश, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है भरपूर रोशनी और नमी, तो ये भी सही। इसका आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। यानी 1 और 3 और 4 कहाँ दिया हुआ है? तो ये हो जाएगा सी में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ठंडा क्षेत्र हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने, तो विषम को हम चुन लेते हैं। पहला कह रहा है इसमें देखिए, त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत। दूसरा कह रहा है सफ़ेद फर। तीसरा कह रहा है लंबी मोभी पूंछ। और चौथा कह रहा है तेज पंजे के साथ चौड़े और बड़े पैर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी लंबी मोभी पूंछ, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये विषम हो जाएगा। बाद बाकी पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही, एक रंग है। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन, तो हवा, तूफान और चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन में टोटल जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन 6 पूछा गया है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए, आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? इसे हम कहाँ रखेंगे? छत पर रखेंगे। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखिए, समुद्री समीर की दिशा को दर्शाने के लिए चित्र 8.1 में 4 योजनाबद्ध चित्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही दिशा होगा? तो कौन सा सही दिशा है? तो देखिए, पहला चित्र दिया है, दूसरा चित्र दिया है। अब हम देख लेते हैं, तीसरा चित्र दिया है, चौथा, तो ये कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, चित्र में एक बच्चे को स्ट्रा के साथ और स्ट्रा के सिरे के पास हवा उड़ाते हुए दिखाया गया है, जिसका दूसरा सिरा शीतल पेय की बोतल में है। और यह देखा गया है कि जैसे स्ट्रा के खुले सिरे पर हवा चलती है तो स्ट्रा में शीतल पेय का स्तर ऊपर उठा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पेय के स्तर में वृद्धि का सबसे अच्छा कारण बताता है? तो देखिए, ये जो है दिया गया है फिगर, आप देख सकते हैं इस फिगर में। और इस फिगर में देखिए कह रहा है ये कौन सा, ये किस तरह का फिगर हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी हवा में बहने से स्ट्रा के सिरे पर दबाव कम हो जाता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा, 3 का। इसके बाद है चौथा देखिए, आंधी के साथ बिजली गिरने की स्थिति में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये कौन सा सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसमें देखिए, निम्नलिखित में सही आपको चुनना है, यानी कौन सा सही नहीं है, यहाँ आपको गलत खोजना है। तो गलत हम खोज लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें देखिए, पहला कह रहा है किसी पेड़ के नीचे शरण न ले। जब आंधी के साथ बिजली गिरने की स्थिति होता है तो किसी पेड़ के नीचे शरण नहीं ले, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, नहीं लेना चाहिए। दूसरा कह रहा है धातु के सिरे वाले छतों के नीचे शरण न ले, ये भी सही है। और तीसरा कह रहा है खुली घास, स्टोरेज शेड आदि में शरण नहीं ले, ये भी सही है। चौथा कह रहा है खुले में बस में, 4 नंबर गलत है, 1, 2, 3 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद है 5 नंबर देखिए, 5 में कह रहा है चक्रवात से निम्नलिखित में से किस स्थान के प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है? तो ये हो जाएगा पुरी को, यानी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित होता है। इसके बाद है छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है, एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर पड़ता है जो पर्दे के समांतर है। यह गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा क्या होगा? तो पर्दा जो है कमरे के बाहर की ओर धकेल दिया जाएगा, यानी कमरे के बाहर की ओर धकेल दिया जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए, नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां चैप्टर जो है मिट्टी। तो मिट्टी में जो हम देख लेते हैं, इसमें जो है मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन में जो है टोटल क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो है देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें कह रहा है मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को विकास
करने और जीवित रहने के लिए नमी, पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नीचे दी गई विकल्पों में से उस स्थान को चुनें जहाँ मिट्टी में पानी और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा हो। ये कौन सा हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। जंगल में सारा चीज़ है। जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है, वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए क्षितिज, यानी ए क्षितिज, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना है? तो ये किसकी रक्षा करना हो जाएगा? ये होगा ऊपर की मिट्टी का रक्षा करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ो। तो हम पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है उपरोक्त में से सही कथन का चयन करने के लिए, तो सही कथन का हम चयन कर लेते हैं। पहला कह रहा है मिट्टी के संदर्भ में अपक्षय मिट्टी के निर्माण की एक बहुत तेज प्रक्रिया है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है दोमट मिट्टी में केवल रेत और मिट्टी होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और चौथा कह रहा है ऊपरी मिट्टी में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये भी सही, यानी 2 और 4 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए हम 10वां चैप्टर की ओर चलते हैं। 10वां चैप्टर है जीवों में श्वसन, तो 10वां चैप्टर का नाम हो गया जीवों में श्वसन हो जाएगा। इसके तहत जो है टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवयवीय श्वसन होता है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है? तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या बन जाएगा? केवल लैक्टिक एसिड बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखिए, ईस्ट का उपयोग शराब और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है, तो ये शोषण क्यों करता है? कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी अवैविय रूप से शराब का उत्पादन करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियाँ गति करती है, तो ये किस प्रकार का गति करता है? ये हो जाएगा नीचे और अंदर की ओर गति करता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, सांस लेना एक प्रक्रिया है जो कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देख लेते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा श्वसन के कार्य का सही संयोजन देता है? तो देख लेते हैं। इसमें जो देखिए पहला कार्य शरीर को O2 प्रदान करता है सांस लेने की प्रक्रिया में, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कार्य भोजन को ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कार्य CO2 बाहर निकालने में शरीर की मदद करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और चौथा कार्य है कोशिकाओं में पानी उत्पन्न करता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 1, 3 सही है, बाद बाकी गलत है। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन में कह रहा है मछलियाँ गलफरों की मदद से सांस लेती है जिसमें रक्त वाहिकाओं की भरपूर आपूर्ति होती है। मछली के गलफरे मदद करते हैं, तो मछली के गलफरे किसमें मदद करेंगे? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेने में। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन देखिए, केंचुए तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है, तो दोनों जीवों की त्वचा क्या होती है? नम और पतला होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां में कह रहा है जो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होता है? तो ये कौन सा चीज़ हो जाएगा? ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिसके कारण हमारा शरीर में ऐंठन होता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन में कह रहा है विभिन्न जंतुओं में शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ नीचे देखिए कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपको इसमें सही खोजना है। तो चलिए हम इसमें खोज लेते हैं किसके लिए है, तो जंतुओं में शोषण के संदर्भ में। तो देखिए इसमें कह रहा है भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्मुक्त होती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, तो ये सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय शोषण कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। इसके बाद चलिए हम 11वां चैप्टर की ओर चलते हैं। 11वां चैप्टर कह रहा है जंतुओं और पादप में परिवहन। इसमें जो है टोटल जो आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। इसमें हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है वह पेशीय नली जिससे संचित मूत्र शरीर से बाहर निकल जाता है कहलाता है, तो ये क्या कहलाया जाएगा? ये मूत्र मार्ग कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है वे पाइप की तरह होते हैं जिसमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है, वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधे में दो तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शर्त ऊपर उल्लेखित सुविधाओं के लिए योग्य है, तो ये कौन सा शर्त हो जाएगा? तो देख लेते हैं। इसमें देखिए ये हो जाएगा, इसका आंसर फ्लोएम ऊतक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम ऊतक हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखिए, रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और शोषण गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका है मानव शरीर के निम्नलिखित में किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, तो ये होठ यानी लिप्स में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन देखिए, एक ऊंचे
पेड़ में कौन सा बल मिट्टी से पानी और खनिजों को खींचने के लिए जिम्मेदार है? तो ये कौन सा हो जाएगा? सशक्त बल हो जाएगा। इसके बाद है छठा क्वेश्चन, ठीक है, यानी मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्ट को कौन गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो अमोनिया के रूप में। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, देखिए कह रहा है मानव रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए हम विचार कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें देख लेते हैं, इसमें सही खोजना है आपको। तो देखिए इसमें से कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम सही कथन सोच सकते हैं किसके बारे में? मानव रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन के संदर्भ में। तो पहला इसमें कह रहा है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। तो ये क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हेमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा केवल एक आंसर हो जाएगा, यानी 7 का आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन में कह रहा है कथन एक दिया हुआ है और कारक दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक में। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कथन में कह रहा है जो मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कथन कह रहा है, कारक कह रहा है आर पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। तो ये भी सही है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। एक में क्या दिया हुआ है? ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। इसके बाद चलिए हम चलते हैं 12वां चैप्टर की ओर। 12वां चैप्टर कह रहा है पौधे में प्रजनन से संबंधित हो जाएगा। तो पौधे से प्रजनन में संबंधित जो क्वेश्चन है इसमें जो है टोटल आपको 7 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7 क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग लैंगिक जनन में भाग लेते हैं? तो लैंगिक जनन में कौन सा भाग लेते हैं? तो देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला कह रहा है फूल भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। बीज भी भाग लेते हैं, फल भी भाग लेते हैं, शाखा इसमें भाग नहीं लेते हैं। आपको नीचे सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 जो है पौधे के लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। इसके बाद है देखिए इसके दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लिली ने देखा कि एक सप्ताह के भीतर साफ पानी वाला एक तालाब हरे शैवाल से ढक गया। शैवाल किस प्रजनन विधि से इतनी तेजी से फैले हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? विखंडन विधि से। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है ड्रमस्टिक और मेपल के बीजों को हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जाता है क्योंकि उसके पास क्या होता है? तो उसके पास जो है पंखों वाला बीज होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए आलू के पौधे की आंख क्या होती है? तो ये क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइल्स के पत्ती की कली हो जाएगा। इसके बाद है विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। तो एक से अनेक बीजांड हो सकते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे में यौन प्रजनन के लिए सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन यौन प्रजनन के लिए सही होगा। इसमें देखिए आपको जो है सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है पौधे बीजों से प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है 2 पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, यानी 2 पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है परागन के बाद ही निषेचन हो सकता है, तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है केवल कीट की परागन के कारण होता है, केवल कीट ही परागन के कारण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 और 3 सही है। इसके बाद हम चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन में कह रहा है देख सकते हैं परागन संदर्भित करता है। तो परागन किसको संदर्भित करता है? पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण, यानी पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण परागन संदर्भित करता है। इसके बाद चलिए हम 13 नंबर चैप्टर में चलते हैं। 13वां चैप्टर कह रहा है गति और समय से संबंधित है, यानी मोशन एंड टाइम से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो पूछा गया है हम देख लेते हैं। टोटल जो क्वेश्चन है इसमें 9 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय के मापन के लिए नहीं किया जा सकता है? तो देखिए आंखों की झपकी जो है समय के मापन के लिए नहीं कर सकते हैं। किस किस का हम कर सकते हैं? तो एक टपकता नल का कर सकते हैं मापन, साधारण पेंडुलम का कर सकते हैं और दिन के दौरान किसी वस्तु की छाया का हम मापन कर सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन देखिए 2 घड़ी ए और बी को चित्र में दिखाया गया है, आप भी देख सकते हैं यहाँ दिखाया गया है। घड़ी ए में 1 घंटे और 1 मिनट की सुई है, यानी घड़ी ए में जो है 1 घंटे का और 1 मिनट की सुई है, जबकि घड़ी बी में 1 घंटे की सुई, मिनट की सुई के साथ साथ सेकेंड की सुई भी है। इन घड़ियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो चलिए हम कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला कह रहा है 30 सेकेंड के समय अंतराल को घड़ी ए द्वारा मापा जा सकता है, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा कह रहा है घड़ी बी द्वारा 30 सेकेंड के समय अंतराल को नहीं मापा जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा कह रहा है 5 मिनट के समय अंतराल को ए और बी दोनों द्वारा मापा जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। और चौथा कह रहा है घड़ी ए द्वारा 4 मिनट 10 सेकंड के समय अंतराल को मापा जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद
तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा का है दो छात्रों को तालिका ए और तालिका बी द्वारा वर्णित गति के लिए दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए कहा गया। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ जो है दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है टेबल ए और टेबल बी। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। चित्र में दिए गए ग्राफ के लिए सत्य है, यानी आपको क्या करना है, सत्य खोजना है। तो चलिए हम खोज लेते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये भी टेबल का ज़रूरी हो जाएगा और दोनों टेबल का ज़रूरी होगा, तभी हम ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए ये जो कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर, एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो बस की गति क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की और। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम गति को एस से, दूरी को डी से और समय को टी से निरूपित करते हैं तो इन राशियों के बीच संबंध क्या हो जाएगा, तो इन राशियों के बीच जो संबंध हो जाएगा एस बराबर 1/t गुने डी हो जाएगा। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन देखिए, 6ठा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं चित्र दिया हुआ है, यहाँ ये चित्र दिया हुआ है। इसमें कहा एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि इसके लिए खाली स्थान से यात्रा करने में लगने वाला समय है, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो ये पेंडुलम के बारे में कहा है, तो पेंडुलम में हो जाएगा ए, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ए से बी और वापस ए। ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है चित्र में एक दोलनशील लोलक दिखलाया गया है, बॉब द्वारा ए से सी तक जाने में लगने वाला T1 और सी से ओ तक T2 है। इस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो इस सरल लोलक का जो आवर्तकाल हो जाएगा, अगर हम इसे निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी T इंटू T1 प्लस T2 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का है 8 नंबर, किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए सही प्रतीक है, तो सही प्रतीक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, यानी 8 का आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, बुझो 30 मिनट में अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक पैदल जाता है। पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है और वह अपने दोस्त के साथ साइकिल से वापस आता है और 20 मिनट में घर पहुंच जाता है। कितने किलोमीटर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत गति क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14वां चैप्टर है, 14 चैप्टर है विद्युत धारा और इसके प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन। देखिए टोटल जो है आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए कह रहा है, जब चित्र में दर्शाए अनुसार तांबे के तार ए बी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार क्या हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं ए बी, यहाँ देख सकते हैं ए बी से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा, तो इसमें जो देखिए इसके पास रखी एक चुंबकीय सुई को विक्षेपित कर देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। तो विद्युत फ्यूज के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है, फ्यूज सभी भवनों के विद्युत परिपथ में लगाए जाते हैं। इसमें आपको खोजना क्या था, गलत खोजना था, लेकिन ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, करंट की एक अधिकतम सीमा होती है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रभावित हो सकती है, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है, इसमें देख सकते हैं आप, तीसरा कह रहा है करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथों में सुरक्षित रूप से प्रभावित हो सकती है, तो ये गलत हो जाएगा, न्यूनतम सीमा नहीं होता है। और चौथा कह रहा है, यदि एक सर्किट में एक उचित फ्यूज लगाया जाता है तो सुरक्षित सीमा से अधिक करंट लगने पर यह उड़ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। आपको गलत खोजना था तो 3 नंबर इसका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा कह रहा है, 3 बल्ब ए बी सी एक सर्किट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि चित्र 14.2 में आप देख सकते हैं यहाँ दर्शाया गया है। जब स्विच चालू हो जाता है तो क्या हो जाएगा, तो जब स्विच हो जाएगा चालू तो क्या होगा, आप देख सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। सभी बल्ब ए बी सी एक ही समय में चमकेंगे, यानी बढ़ने लगेंगे हो जाएगा। इसमें कहा है जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो तो क्या हो जाएगा, तो सर्किट सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सर्किट खुलता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कुछ समय बाद करंट प्रभावित होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 2 3 सही है। इसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रिक के गैजेट्स उपकरणों सर्किट का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, तो ये कौन सी सावधानियां हो जाएगा, हमें कभी भी स्विच को ऑन पोजीशन में नहीं रखना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए ये 15वां चैप्टर है, 15 चैप्टर कौन सा हो जाएगा, ये प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लाइट कहते हैं, तो लाइट से संबंधित होगा। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा है, तो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, बूझो और पहेलू को उसके शिक्षक ने एक एक दर्पण दिया। बूझो ने अपने छवि को सीधा और समान आकार का पाया, जबकि पहेली ने अपने छवि को सीधा और आकार में छोटा पाया। इसका अर्थ है कि बूझो और पहेली के दर्पण क्रम से कौन सा हो जाएगा, तो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपयोग वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जा सकता है, तो ये किसका उपयोग है, केवल अवतल दर्पण का हो जाएगा।
इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो वस्तु और दर्पण द्वारा बनाई गई छवि के बीच की दूरी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस प्रदान किया जाता है। किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। इसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन देखिए, आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है, तो ये जब सूरज आपके पीछे हो, यानी जब सूरज आपके पीछे हो तो आकाश में इंद्रधनुष देखा जा सकता है। इसके बाद है छठा क्वेश्चन देखिए, छठा कह रहा है एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा केवल अवतल दर्पण द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां कह रहा है आपको एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस दिया जाता है, आप उल्टी छवि प्राप्त कर सकते हैं। तो उल्टी छवि हमें किससे प्राप्त करेंगे, तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों द्वारा। इसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है, आठवां में कह रहा है लेंस द्वारा बनाई गई छवि सीधी होती है, इस तरह की छवि बनाई जा सकती है, तो कैसे बनाएंगे, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर जो 16वां चैप्टर हो जाएगा, जल एक बहुमूल्य संसाधन हो जाएगा। तो जल बहुमूल्य संसाधन के तहत जो है टोटल क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है, तो देख लेते हैं। देखिए सूखे नल पानी की कमी दर्शाता है। दूसरा है पानी लेने के लिए लंबी कतारें, ये भी पानी की कमी को दर्शाता है। तीसरा कह रहा है पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, ये भी पानी की कमी को दर्शाता है। चौथा कह रहा है एक परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3 बाल्टी पानी का मिलना, ये पानी की कमी को दर्शाता नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। आपको कह रहा था कमी को दर्शाना है, तो इसका आंसर डी ही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है समुद्र और महासागर पृथ्वी पर पानी से भरे हैं, हालांकि पृथ्वी पर मौजूद पानी का बहुत कम प्रतिशत हमारे लिए उपलब्ध है, यह प्रतिशत मोटे तौर पर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 0.006% हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से पानी के तरल रूप नहीं है, तो पानी का तरल रूप कौन सा नहीं होगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संयोजन को चुनें। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। देखिए इसमें जो दिया है, इसमें देख सकते हैं, इसमें दिया है, इसका जो हो जाएगा कह रहा है सही विकल्प चुनने के लिए, तो पानी के तरल रूप कौन सा नहीं है, ठीक है, पानी के तरल रूप नहीं है, तो देखिए हिम जो है पानी का तरल रूप नहीं हो जाएगा, झील का पानी पानी का तरल रूप हो जाएगा, नदी का पानी भी पानी का तरल रूप हो जाएगा, जलवाष्प जो है पानी का तरल रूप नहीं है, और ठोस भी पानी का तरल रूप नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 4 और 5 सही है, यानी 1, 4, 5 जो है सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक जल निकाय के पास जमीन खोदने वाले एक व्यक्ति ने पाया कि मिट्टी नम थी, जैसे जैसे वह गहरी और अधिक गहराई खुदाई करता गया वह एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जहां मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच सभी जगह में पानी भरा हुआ है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, तो इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहला जाएगा, जल तालिका कहलाता है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक रूप से पानी का उपयोग करने का एक तरीका है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बूंदों से सिंचाई करना, ये पानी को बचाने का एक तरीका हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये किस दिन मनाएगा, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित पानी की न्यूनतम मात्रा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 लीटर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां कह रहा है हर बूंद मायने रखती है, एक नारा है जो संबंधित है किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जल का महत्व से हो जाएगा। इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखिए, जल चक्र में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है, तो जल चक्र में शामिल कौन सा नहीं हो जाएगा, वाष्पीकरण शामिल है, संघनन भी शामिल है और बादलों का निर्माण भी शामिल है। वर्षा जल संचयन जो है जल चक्र में महत्वपूर्ण नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वर्षा जल के जमीन में रिसने को रोकता है, तो ये कौन सा रोकेगा, तो एक पक्का फर्श जो है पानी को जमीन में रिसने से रोकता है। खेल का मैदान नहीं रोकेगा, घास का मैदान भी नहीं रोकेगा और वन भूमि भी नहीं रोकेगा। इसके बाद देखिए 17वां चैप्टर है वन हमारी जीवन रेखा है, तो वन हमारी जीवन रेखा से संबंधित हम देख लेंगे। इसमें जो है टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरे फेफड़े के रूप में कार्य करता है, ये कौन सा हो जाएगा, जंगल जो है हरे फेफड़े के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, बुझो ने अपने सहपाठियों और अपने शिक्षकों के साथ अपने शहर के पास एक जंगल का भ्रमण किया। जब ये जंगल में प्रवेश कर रहे थे तो उसके क्लास टीचर ने उनसे कहा कि वे जंगल में शोर न मचाएं क्योंकि शोर उन्हें परेशान कर सकता है। तो ये देखिए ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जानवरों, यानी जानवर परेशान कर सकता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवर सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा जानवर देखिए शाही होता है। इसमें जो दिया है लोमड़ी, बिजोन और सुअर में सबसे छोटा शाही हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में किसका तना सबसे मजबूत होता है? तो सबसे तना मजबूत जो होता है एक वृक्ष जो है सबसे तना मजबूत है, एक वृक्ष का तना जो है सबसे मजबूत हो जाएगा। लता का नहीं होगा, एक पर्वतारोही का नहीं होगा, एक झाड़ी का नहीं होगा। इसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन। देखिए पाँचवा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वन से प्राप्त लकड़ी से तैयार नहीं होता है? तो वन से प्राप्त लकड़ी से तैयार क्या नहीं होगा? थर्मोकोल नहीं होगा। कागज होता है, माचिस की तीली होता है और प्लाईवुड लकड़ी से ही होता है। इसके बाद है छठा क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? तो पेड़ का नाम कौन सा नहीं है? सागौन पेड़ का नाम है, साल भी पेड़ का नाम है, शाही जो है एक जानवर का नाम है, कचनार भी एक पेड़ का नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में वह विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर का नाम देता है। तो ये कौन सा है? सेमल और हॉर्नबिल हो जाएगा। सेमल जो है एक पेड़ का नाम है, हॉर्नबिल एक पक्षी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए वनों से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो वन से जो है अदरक प्राप्त नहीं होता है, शहद प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है और खैर जो है वन से ही प्राप्त होता है। इसके बाद है नौवां क्वेश्चन। देखिए तने के ऊपर एक पेड़ के शाखाओं वाले भाग को जाना जाता है, तो ये किस नाम से? शीर्ष नाम से जाना जाता है। और 10वां क्वेश्चन देखिए वन जिम्मेदार नहीं है, तो क्या जिम्मेदार नहीं? तो बाढ़ की स्थिति पैदा करना वन जिम्मेदार इसके लिए नहीं है। देखिए औषधीय पौधे प्रदान करना वन का जिम्मेदारी है, धाराओं में पानी के प्रवाह को बनाए रखना ये भी है, और वर्षा जल को अवशोषित करना और जल स्तर को बनाए रखना ये भी वन की जिम्मेदारी है। यानी बाढ़ की स्थिति पैदा करना वन का जिम्मेदारी नहीं होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 18वां चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी। तो अपशिष्ट जल की कहानी से संबंधित जो है क्वेश्चन, इसमें जो है टोटल क्वेश्चन 10 दिया गया है और ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है। तो चलिए हम देख लेते हैं 10 क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट जल है? तो देख लेते हैं लॉन्ड्री यानी कपड़ा धोने से निकला हुआ पानी जो है अपशिष्ट जल हो जाएगा। क्षतिग्रस्त नल से बहता पानी ये अपशिष्ट जल नहीं होता है। इसके बाद फुहारे से निकला हुआ पानी ये भी अपशिष्ट जल नहीं होता है। एक नदी में बहता पानी अपशिष्ट जल नहीं होता है, लेकिन लॉन्ड्री यानी कपड़ा धोने से निकला पानी अपशिष्ट जल के श्रेणी में आता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए सीवेज मुख्य रूप से होते हैं, तो सीवेज जो है एक तरल अपशिष्ट होता है। इसके बाद कर रहा है, इसमें देख सकते हैं हम तीसरा क्वेश्चन का है निम्नलिखित में कौन से अपशिष्ट जल उपचार के उत्पादन से है? तो ये कौन सा जल हो जाएगा? बायोगैस और कीचड़ दोनों हो जाएगा, अपशिष्ट जल के उपचार से संबंधित है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए ओपन ड्रेन सिस्टम निम्नलिखित में किसके लिए प्रजनन स्थल है? तो ओपन ड्रेन सिस्टम जो है किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी मक्खियों के लिए, मच्छरों के लिए और जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उसके लिए जो है ये क्या हो जाएगा? प्रजनन स्थल हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन देखिए विभिन्न मानवीय गतिविधि से प्रदूषित जल विभिन्न मानवीय गतिविधियों से प्रदूषित जल कई जल जनित रोगों के कारण बनता है। निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो ये कौन सा हो जाए? दमा जो है जल जनित रोग नहीं है, हैजा जो है और आंत ज्वर है और पेचिस जो है जल जनित रोग हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से एक रसायन चुनिए जिसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक रसायन चुनिए जिसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन हिसाब है। देखिए इसमें जो है क्लोरीन जो है जल को शुद्धिकरण करता है, इसका आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए कर रहा है घरों या सार्वजनिक भवनों से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के नेटवर्क की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहेंगे? गंदी नाली व्यवस्था, यानी गंदी नाली व्यवस्था हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉस्फेट हो जाएगा। इसके बाद नौवां क्वेश्चन देखिए एक फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को किसकी परतों का उपयोग करके फिल्टर किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेत, महीन बजरी और मध्यम बजरी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा नाली जो है अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। घर हो जाएगा, कारखाना भी है और अस्पताल भी अपशिष्ट जल का स्रोत है, लेकिन नाली नहीं है। तो देखिए यहाँ इसका आंसर भी दिया है। इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं। अब जो है हम शुरू करेंगे 7वां क्लास का। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको 6ठा से और 8वां तक का NCERT का जो है क्वेश्चन सारा मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।